सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। हमारी डेली नीड्स की चीज़ें हम लेके आते हैं, या कोई भी एक छोटे से छोटा कारीगर है, कोई भी व्यक्ति है, एक घरेलू महिला है, कोई भी है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं मेजरमेंट का इस्तेमाल करता है, मेजरमेंट का यूज़ करता है। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, उनके बारे में सीखेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अभी अभी 11th क्लास में आए हैं, जिनको आगे फिजिक्स में काफ़ी कुछ सीखना है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट को सीख लें। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उससे पहले चलिए बेसिक्स को सीखते हैं। बेसिक्स के अंदर एक्चुअल में सबसे पहली चीज़ क्या है जी, हम किसका मेजरमेंट करना चाहते हैं, हम किसकी यूनिट शो करना चाहते हैं। तो मेजरमेंट या जो यूनिट्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले देखिए हम पढ़ लेते हैं जी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, किनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे? कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एनी क्वांटिटी। नेचर में कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हो सकता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सब क्या है जी, स्पीड है, ये सब एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन सब को मेजर करना पड़ता है, सभी के लिए यूनिट्स का यूज किया जाता है। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरीज के, फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली 3 टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। देखिए किस तरीके से। यहाँ पे आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज को हम नंबर 1 हमारे पास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर 2 हमारे पास है जी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। और नंबर 3 पे हमारे पास है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए सभी का अपना अपना रोल है। सबसे पहले फंडामेंटल है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके ऊपर पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज है तो ये हो रही है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद आता है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो एक्चुअल में डिराइव होती हैं, जो प्रीपेयर की जाती हैं बाय यूजिंग व्हाट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद आपकी आती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री भाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे ना कोई पास होता ना फेल होता, कंपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, जो ना तो फंडामेंटल के अंदर काउंट होती है और ना ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर काउंट होती हैं। इनका अपना एक अहम योगदान है, इनकी अपनी एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख देता हूँ सीधा। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास मास है,
दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो भी यूनिवर्स के अंदर आ गया है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसका अपना एक मास है। वो अपना मास लेके ही यहाँ यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे नंबर 2 है आपके पास लेंथ। और एक बात और, यहाँ पे मास को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, लेंथ को हम कैपिटल L का यूज करेंगे। उसके बाद आपका टाइम आ गया जी, टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। इन 3 के ऊपर मेनली आपको फोकस करना है। ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये कनेक्ट होते हैं किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, चाहे वो डराइव है चाहे वो सप्लीमेंट्री है। इसके बाद आता है जी आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप सीधा कुछ भी लिखिए, टेम्परेचर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है जी आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है जी आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद आता है जी आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद करनी है। ये 7 ही हैं जो एक्चुअल में पूरी फिजिक्स को कैरी करती हैं। इनको अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है तो बाकी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इजी होने वाली हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन सब को हम मेजर, ये सब क्या है, मेजरेबल है। दैट इज वाई दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, जिनका बिल्कुल जो फ्री होती हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एकदम फ्री हैं, अपना इनका इम्पोर्टेंस है, लेकिन इनकी हेल्प से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम करेंगे, मेजरमेंट के ऊपर आएंगे, अभी हम मेजरमेंट को डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मास है। तो मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम में। लेंथ को किस में करते हैं जी? मीटर में। टाइम को किस में करते हैं जी? सेकंड में। टेम्परेचर को किस में करते हैं जी? केल्विन में। केल्विन है बेटा ये। इलेक्ट्रिक करंट को किस में करते हैं? एम्पियर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में करते हैं? मोल में। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किस में करते हैं? कैंडेला में। ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ऑल दे आर नोन एज व्हाट? द फंडामेंटल यूनिट्स। क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिस सिस्टम का, जिन यूनिट्स का यूज हम करते हैं, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब आ जाइए यहाँ पे, सेकंड वन है आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? चलिए सीखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव का मतलब होता है टू बी प्रिपेयर्ड, जो एक्चुअल में प्रिपेयर की गई हो किसी दूसरे की हेल्प से। और किससे, किसकी हेल्प ली जाएगी? ऑब्वियसली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। देखिए अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived or prepared by using the fundamental physical quantities are known as derived physical quantities. Derived physical quantities. देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल एरिया है, किसी भी चीज़ का एरिया आप निकाल रहे हो बेटा, तो वो एरिया निकालने के लिए हमें 2 लेंथ रिक्वायर्ड होती है। हम फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आप देखोगे कि एरिया में अगर हमारे पास लेंथ नहीं है या ब्रेड्थ नहीं है, तो क्या हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ रिक्वायर्ड है, और लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसीलिए
इसको हमने क्या कहा है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि एरिया फंडामेंटल नहीं है, एरिया ड्राइव्ड है। क्यों है? क्योंकि इसको ड्राइव किया गया विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे देखो, ये हमने इसको लिखा। अब इसमें एक चीज और है सोचने वाली कि ब्रेड्थ भी एक्चुअल में क्या है, लेंथ है। हम कहते हैं ना भाई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट जो आप लोग जो नाम लेते हो, वो एक्चुअल में ब्रेड्थ भी एक्चुअल में लेंथ है, हाइट भी क्या एक्चुअल में लेंथ है। दो पॉइंट के बीच का गैप ही एक्चुअल में क्या होती है, लेंथ होती है। वो हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको अलग अलग नाम रखा हुआ है। इसके बाद देखिए, अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो, वॉल्यूम आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वॉल्यूम भी एक्चुअल में क्या होगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगी। हम लिखते हैं जी LBH। तो इसमें बेटा अगर लेंथ नहीं है तो वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम निकालना चाहते हैं जी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो स्पीड के लिए हम क्या लिखते हैं जी x/t, डिस्टेंस बाई टाइम। x भी एक्चुअल में कौन है, लेंथ है, और ये टाइम है बेटा आपके पास। तो आप देखोगे कि स्पीड का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ना हो। अगर आपके पास लेंथ नहीं है मान लो फंडामेंटल में से, तो स्पीड नहीं निकाल सकते। मैं आपको खाली टाइम दे दूं कि कोई एक गाड़ी A पॉइंट से B पॉइंट तक 10 मिनट में पहुंच गई, फाइंड आउट द स्पीड। तो सीधी सी बात है, कंसिडर ही करना पड़ेगा। लेकिन बेशक से कंसिडर किया हो, करना पड़ा हमें, लेंथ को कंसिडर करना पड़ा, चाहे हमने L माना चाहे उसको X माना, तो स्पीड जब लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा हमें x/t या L/t। तो दीज आर व्हाट द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसके बाद हम आते हैं बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? इसमें दो क्वांटिटीज आती है, एक आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ये हमारे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है, आपने कंपास रखा है इस पॉइंट के ऊपर, और कंपास रख के यहाँ पे, और आपने ऐसे एक आर्क लगा दी। तो आर्क लगाई तो हमने भाई इन पॉइंट्स को ऐसे मीट कर दिया है। तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे थीटा, इट इज नोन एज व्हाट, द प्लेन एंगल। इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल सेकंड वन है हमारा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कोई भी सॉलिड सिमेट्री है आपके पास, लाइक आप देखते होंगे वही वाटरमेलन है, तरबूज है, ठीक है, ये स्फीयर हमने यहाँ पे बना दिया है, ये पूरा सॉलिड है आपके पास। हमें तरबूज खाना नहीं होता, हमें सिर्फ तरबूज चेक करना है। तो यहाँ से ऐसे तरबूज के एक पीस को काट के देता है जो तरबूज बेचने वाला है। तो जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये एक्चुअल में इस तरीके की एक शेप लेके आता है, और ये जो एंगल बना बेटा यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि ये वही वाला एंगल आपके पास है थीटा, सॉलिड एंगल जिसको हम कहते हैं। ये जो पार्ट बच जाएगा अभी बाकी वाला, तो ये कितना बच गया, ये ऐसे बच गया अब यहाँ इस पार्ट को जैसे हमने यहाँ से पिक किया। तो ये हमारे पास तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, ड्राइव्ड एंड द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इन सब क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस पूरे सिस्टम को हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ये देखेंगे कि किस तरीके से एक पार्टिकुलर सिस्टम बनता है इन सब को मेजर करने के लिए। तो अभी हम आते हैं जी हमारे अगले सेक्शन जिसको हम कहेंगे मेजरमेंट। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में था बेटा। इनके बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें सीखने को मिलेंगी। अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो मेजरमेंट वर्ड हमने लिखा है इसका क्या मतलब है। चलिए, मेजरमेंट क्या होता है भाई, किसको हम मेजरमेंट कहते हैं? किसी भी चीज़ को आप कहोगे जी मेजर करना मेजरमेंट है, लेकिन करते कैसे हैं? देखिए अभी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी, आपके घर पे कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर ही है। इस मार्कर का जो मास है वो मेरे लिए क्या अननोन है, मुझे नहीं पता इसका मास कितना है।
लेकिन मुझे इसका मास कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तराजू लूंगा मैं, उस तराजू के अंदर एक तरफ जो नॉन मास है जिसको हम बट्टा बोलते हैं, उस बट्टे को रखूंगा 50 ग्राम 25 ग्राम 100 ग्राम जो भी है, और दूसरे पलड़े में दूसरी तरफ तराजू के दूसरे हिस्से में मैं इसको रखूंगा और मैं उसको ऐसे उठाऊंगा, अंधा कानून देखा होगा ना, पट्टी बंदी होती है ऐसे तराजू, हाँ वही वाला। एक तरफ इसको रख दूंगा, एक तरफ बट्टा रखा हुआ है, बीच में काटा है वो बैलेंस हो जाएगा जिस टाइम पे। इसका मतलब जो बट्टा है वो नॉन मास था और ये अननोन मास था, तो हमने एक्चुअल में क्या कर दिया जी, कंपेयर कर दिया है अननोन मास को एक नॉन मास के साथ। हम कहीं पे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे जी, हमारे पास जनरल मेथड यही वाला है, ऐसे ऐसे करके जो हमारा डोमेस्टिक पहले हम जो यूज करते थे। लेकिन अब हमारे पास स्केल है, तो स्केल क्या है जी, नॉन लेंथ है, उसके ऊपर मीटर है सेंटीमीटर है जो भी, जिसके अंदर भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसको इसके साथ में रखेंगे और देख लेंगे जी इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि हमने एक अननोन लेंथ को एक नॉन लेंथ के साथ कंपेयर किया, तो कहाँ क्या बन गया जी, उस वहाँ से हमारे पास मेजरमेंट बन गया। तो मेजरमेंट का मतलब है बच्चे, मेजरमेंट क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ ए अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी का नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन। फिजिकल क्वांटिटी मतलब मास का मास के साथ कंपैरिजन करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं ये कहूँगी भाई इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मास कितना होगा, तो उसका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो मेजरमेंट क्लियर होना चाहिए कि कंपैरिजन है अननोन का नॉन के साथ। अब मेजरमेंट के लिए जो नेसेसरी पैरामीटर्स हैं वो क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने ले ली है एक्स, एक्स कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा क्या भाई, एन। एन क्या है जी, कोई भी नंबर है, नंबर कहिए या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू कहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके साथ में कौन आ गया जी, यू। और यू क्या है बच्चे, यू है यूनिट। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमेशा ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बना दिया है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई मास, तो मास क्या हो गया जी, फिजिकल क्वांटिटी है, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा जी, मैंने लिख दिया 1 किलोग्राम। तो मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मैंने लिखा, 1 क्या हो गया जी, नंबर हो गया, किलोग्राम क्या होगी जी, यूनिट हो गई। अब आते हैं इसके ऊपर के भाई ये दोनों चीजें अगर नहीं, इसमें से कोई एक चीज नहीं है, तो क्या हमारा मेजरमेंट कंप्लीट माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया जी मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। हम दुकान पे जाते हैं, हम दुकानदार से कहते हैं भाई मुझे चीनी चाहिए 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, तो हमने बता दिया उसको इतनी चीनी चाहिए, वो हमें दे देता है। लेकिन हम दुकानदार के पास जाते हैं और हम दुकानदार को कहते हैं भैया चीनी दे दो किलोग्राम, तो जनरली वो हमें कितनी चीनी देगा, जनरली वो हमें सिर्फ 1 किलोग्राम चीनी देगा। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हम 10 किलोग्राम चाहते हैं 20 किलोग्राम चाहते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता इस मास को कि मास इज इक्वल टू किलोग्राम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया भाई मैं उसको बार बार कह रहा हूँ कि मुझे किलोग्राम चीनी चाहिए, तो वो जनरल जो है वो 1 किलोग्राम दे देगा आपको, लेकिन ज़्यादा चाहिए तो आपको नंबर बोलना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे भाई आप घर पे हो, आपको पॉकेट मनी चाहिए अपने फादर से या मदर से, जनरली मदर से ही लेते हैं भाई, मम्मी प्यारी होती हैं, पापा धमका देते हैं, ठीक है, तो हम पापा को कहते हैं पापा मुझे रुपए चाहिए, तो पापा भाई वहाँ एक क्वेश्चन उठाते हैं भाई कितने चाहिए, लेकिन आप जिद पकड़े हुए हो कि आपको बताने ये नहीं बोलना जी कितने चाहिए, आप कहते नहीं पापा मेरे को रुपए चाहिए, पापा मेरे को रुपए चाहिए, तो पापा भाई 2-4 बार सुनेंगे, उसके बाद एक झापड़ आएगा सही गाल के ऊपर, फिर आप बताओगे जी 10 रुपये चाहिए 100 रुपये चाहिए।
ठीक उसी तरीके से अगर मैं इस मास को ऐसे लिख देता, मास इज इक्वल टू 10 लिख दिया बस मैंने खाली, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। अब हम दुकानदार के पास गए और दुकानदार को कहें कि लाला जी, सेठ जी, मुझे 10 चीनी चाहिए। तो 10 चीनी का क्या मतलब है भाई? 10 चीनी तो कोई सेंटेंस हुआ नहीं कि 10 चीनी चाहिए। आप आगे बता ही नहीं रहे हो कि 10 चीनी क्या है। 10 चीनी का तो कोई मतलब नहीं चाहिए। चीनी इज इक्वल टू 10। तो वहाँ पे वो आपसे पूछेगा भाई 10 ग्राम चाहिए। हो सकता है आपको 10 पार्टिकल दे दे, 10 दाने दे दे चीनी के। तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा आपको 10 ग्राम चाहिए, 10 किलोग्राम चाहिए, 10 बोरे चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल वैसे ही आप जैसे अभी मैंने पैसे वाला एग्जांपल आपको बताया, पॉकेट मनी वाला, आप अपने पापा को कहो पापा जी मेरे को 10 चाहिए, पापा जी मेरे को 10 चाहिए। पापा पूछेंगे बेटा 10 क्या चाहिए? 10 जोड़ी जूते चाहिए, 10 पैंट चाहिए, 10 शर्ट चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि 10 क्या रिक्वायर्ड है आपको। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका मेजरमेंट इन 2 पैरामीटर के बगैर अधूरा है। ये दोनों पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, यानी कि नंबर और यूनिट। तो नंबर और यूनिट हमारे पास ये बन गया कि x इज इक्वल टू एन यू। इसको याद रखना है भाई, x इज इक्वल टू एन यू। अब हम आते हैं भाई रिलेशन क्या है, n का और u का क्या रिलेशन हो सकता है। रिलेशन बिटवीन, इनके बीच में भी रिलेशन है भाई, रिलेशन बिटवीन n एंड u। n के और u के बीच का क्या रिलेशन है। नंबर जो होता है बच्चे वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। मतलब अभी मैंने यहाँ पे लिखा मास इज इक्वल टू 10 किलोग्राम या मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। आप देखिएगा अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, हमें पता है अभी 1000 ग्राम हो गए 1 किलोग्राम के अंदर। तो यहाँ से आप देखो 1 के एज एक नंबर है n1, किलोग्राम के एज एक यूनिट है u1, 1000 के एज एक नंबर है, इसको हमने n2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राम भी क्या एक यूनिट है जी, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया u2 से। तो यहाँ ये वाली जो रिलेशन बन गई है बच्चे, इस रिलेशन को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जानेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। तो यहाँ एक रिलेशन बन गई है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ से अगर हम देखें n1 बाई n2 देन इट इज इक्वल्स टू u2 बाई u1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रिलेशन क्या बन गया जी, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। n1 u1 है, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है n2 u2, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। कहने का मतलब जब आपके पास नंबर 1 था तो यूनिट क्या है जी, किलोग्राम। व्हेन द नंबर इज लार्ज, चलिए इसको पहले हम कह देते हैं कि व्हेन द नंबर इज स्मॉल, किलोग्राम वाले केस में नंबर छोटा है, यूनिट क्या है, बड़ी है। हम देख रहे हैं किलोग्राम यूनिट है तो नंबर छोटा है, लेकिन जब हमारे पास यूनिट छोटी हो जाती है तो नंबर कितना हो गया जी, बड़ा हो गया। तो यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में नंबर और यूनिट का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली ग्राफ इसका कैसे बनेगा, एन का और यू का, तो बेटा ऐसे ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ठीक है, ग्राफ बन गया बेटा ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला कहते हैं। हाइपरबोलिक ग्राफ हमारा बन गया है। इधर हमारे पास हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर को, और इधर हमने यूनिट को रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप देखोगे कि जब हमारे पास यूनिट की वैल्यू, देखो यहाँ पे अगर यूनिट स्मॉल है तो नंबर क्या है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात कर लें तो हमारे पास आप देखोगे कि जब यूनिट बड़ी हो जाती है तो नंबर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। अब हम सीखेंगे, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो इन सब की हाईली रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है। हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पहले कलेक्शन करेंगे, उसके बाद ही हम जो हायर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उनके बारे में हम सीख पाएंगे।
अब हम सिखाते हैं कि भाई ये तो मेजरमेंट के बारे में हमने बताया आपको। अब ये जो यूनिट आ गई है हमारी, इन यूनिट्स का क्या सिस्टम है, यूनिट को हम कैसे कैटेगराइज करने वाले हैं, आइए देखते हैं यूनिट्स के बारे में। अब हम करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर क्या है, हम पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस से बहुत सारे यूनिट्स ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि भाई एक्चुअल में यूनिट्स का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। तो देखिए यूनिट एक्चुअल में क्या है, ये स्टैंडर्ड है बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है हमेशा यूनिट। देखिए पहला जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर पहला जो सिस्टम है वो हमारा सिस्टम है बेटा सीजीएस, सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस। हर एक लेटर का अपना मीनिंग है। सी स्टैंड फॉर व्हाट, सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर व्हाट, ग्राम, एस स्टैंड फॉर व्हाट, सेकंड। हमें पता है सेंटीमीटर किसके लिए है जी, लेंथ के लिए है, लेंथ को मेजर करता है। ये किसको मेजर करेगा जी, ये मास को मेजर करता है। ये किसको करेगा जी, टाइम को मेजर करेगा। मैंने पहले कहा था ये तीन जो शब्द आप देख रहे हो, तीन वर्ड जो देख रहे हो, एलएमटी या एलटीएम कैसे भी कह रहे हो इसको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इनके बारे में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं अभी हम। और तो यहाँ पे ये आपके पास सीजीएस सिस्टम हो गया। मतलब सीजीएस सिस्टम का मतलब है कि लेंथ जब सेंटीमीटर में है तो सिस्टम कौन सा है जी, सीजीएस है। ग्राम में अगर मास है तो सीजीएस सिस्टम है, सेकंड में अगर टाइम है तो सीजीएस सिस्टम हो गया। यानी कि इस तरीके से ये जो हम फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहे हैं फंडामेंटली है भाई यहाँ पे, और ये जो यूनिट्स हैं ये कैसी हैं, ये भी फंडामेंटल यूनिट्स हो गई हमारी। अब देखिए सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम हमारे पास है बेटा एफ पी और एस, एफ पी और एस। एफ स्टैंड फॉर व्हाट, द फीट, ठीक है, फुट के लिए यूज कर दिया हमने जिसको। ये बेटा किसके लिए, पाउंड के लिए, और ये किसके लिए भाई, सेकंड के लिए। ये किसको मेजर करेगा, ये लेंथ को करेगा जी। ये किसको करेगा जी, ये मास को करेगा। ये किसको करेगा जी, ये टाइम को करेगा। तो ये जो सिस्टम है इट्स ए यूरोपियन सिस्टम। यूरोप के अंदर जो सिस्टम यूज होता है मेजरमेंट के लिए वो ये वाला है पीएस, फुट, पाउंड और सेकंड। थर्ड जो सिस्टम है बच्चे हमारे पास वो है हमारा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस, एमकेएस। इस एमकेएस सिस्टम का मतलब समझिए, ये हमारे पास है भाई मीटर, ये मीटर हो गया जी। ये क्या है जी, किलोग्राम है, और ये क्या हो गया जी हमारे पास, सेकंड हो गया। मीटर का वही लेंथ को मेजर करेगा। ये किसको करेगा बेटा, मास को मेजर करेगा। ये किसको करेगा, टाइम को मेजर करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास तीन सिस्टम आ गए हैं, सीजीएस, एफटीएस एंड एमकेएस। अब जो फोर्थ सिस्टम हमारे पास है वो है जी एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। इस एसआई सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। ये जो वर्ड है भाई इट्स ए फ्रेंच वर्ड, या आप इसको कह सकते हो और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि दुनिया में कोई भी लेन देन होता है तो वो इसी सिस्टम के आधार पे होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूरोप क्या चला रहा है अपना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इंटरनेशनल ट्रेडिंग जब भी होगी तो इसी सिस्टम का यूज किया जाएगा। और ये सिस्टम
और ये वाला सिस्टम, एक इसको याद रखना है जी और एक इसको याद रखना है एफपीएस। अब ये एमकेएस क्या है एक्चुअली, एमकेएस को ही मॉडिफाई करके इसका ही मॉडिफाइड फॉर्म है। एसआई सिस्टम जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस, एमकेएस सिस्टम। यानी कि इस एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई सिस्टम में जो ये तीन चीजें हैं हमारी एसआई सिस्टम के अंदर, यानी कि जो मास होगा, मास उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है जी पहला। सेकंड जो लेंथ होगी जी हमारे पास, लेंथ को मीटर में यूज किया जाएगा, मीटर। और टाइम बेटा, जो टाइम है वो हमारा किस में मेजर किया जाएगा जी, सेकंड में। तो यहाँ से हमने 4 सिस्टम सीखे हैं। फोर्थ वाला एक्चुअल में एमकेएस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। सम लिमिटेशंस इन द एमकेएस रिमूव्ड आफ्टर दैट द एसआई सिस्टम फॉर्म, ठीक है जी। उसकी जो फॉर्मेशन है वो, इसकी जो खामियां थी उसको दूर करके बनाया गया है, उसको हम कहते हैं जी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस तरीके से बेटा हमारा मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ और जो यूनिट सिस्टम है, ठीक है, इस पार्ट में हमने ये सीखा। इसको बहुत अच्छे से देखिए वीडियो को, चीज़ों को समझिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगले वाले पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, कि डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।